हाय एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग पॉलिटी अचीवर। आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी करने वाले हैं। तो डीपीएसपी क्या है और कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अदर सोशल मीडिया एप्स पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। DPSPs क्या है? DPSPs आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें स्टेट को फर्दर ईयर में अचीव करना है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ DPSPs को पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 में रखा गया था। तो इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल्स हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSPs को लिया है, which are related to social justice, economic welfare, foreign policy, and legal and administrative matters. Dr. B.R. Ambedkar described the directive principles of state policy as novel features of the Indian Constitution. Granville Austin has described the directive principles of state policy and fundamental rights as a conscience of the Constitution. यानी संविधान की अंतरात्मा कहा है। So now we will discuss classification of directive principles. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की। सोशलिस्टिक यानी समाजवादी जो सिद्धांत हैं, ये क्या होते हैं? तो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में बात करते हैं, एक तरह से वेलफेयर स्टेट के बारे में भी बात करते हैं। एक वेलफेयर स्टेट ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 38 की, जो यहाँ बात करता है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर। जो स्टेट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए एक सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जस्टिस है, न्याय है, उसको बिल्डअप करेगा और इनइक्वालिटीज को खत्म करेगा। इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये चीजें हैं, इनको हम फंडामेंटल राइट्स में भी देखते हैं, जहां हमें राइट टू अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 15 एंड 16 के बारे में जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 39, सिक्योर सिटीजन्स। आर्टिकल 39 सिटीजन्स को सिक्योर करता है इन राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। लिवलीहुड के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन लोगों को दिए जाएंगे, ये हक उनको है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। समान वितरण होगा जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का और वेल्थ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि किसी कुछ हाथों में ही जो शक्ति होती है, कुछ हाथों में ही पावर है, या कुछ हाथों में ही उत्पादन के साधन है, उन सभी को रोका जाएगा, सभी में समान वितरण किया जाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड विमेन। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। वर्कर्स की हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ की यहाँ पर सुरक्षा की जाएगी, केयर की जाएगी। एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। और अगर फोर्सिबल एब्यूज होता है चिल्ड्रंस का, उनको फोर्सफुली उनसे काम कराया जाता है, तो इसके लिए भी उनको संरक्षण दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के जो हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज, अवसर दिए जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट निकालती है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 39A जो कहता है प्रमोट इक्वल जस्टिस, समान न्याय को प्रमोट किया जाएगा, समान न्याय दिया जाएगा। और फ्री लीगल एड, और जो निर्धन गरीब जो लोग हैं उनको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 41, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन्स। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। तो अगर कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड है, सिक है, डिसेबल है,
तो यहाँ पर उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी, राइट टू वर्क उनको दिया जाएगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, समाज उनको सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, आर्टिकल 42, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। काम की न्याय संगत और मानवोचित जो कंडीशंस हैं, ह्यूमन कंडीशंस हैं, उनको स्टेट प्रोवाइड करेगा और मैटरनिटी लीव फीमेल्स को दी जाएगी। Article 43, secure a living wage, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers। तो जो भी मजदूर है या वर्कर्स हैं उनको मिनिमम इतनी सैलरी दी जाएगी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी पाए, लाइफ को जी पाए, एंड सोशल एंड कल्चरल सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवसर हैं वो भी उन सभी को दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A, take steps to secure the participation of workers in the management of industries। उद्योगों के प्रबंध में, मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को सिक्योर रखा जाएगा। आर्टिकल 47, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन का जो पोषण का जो स्तर है उसको सुधारा जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा, और जो पब्लिक हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाए जाएंगे। तो ये सारे काम किसके थ्रू होंगे? स्टेट के थ्रू होंगे। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली जो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो सिद्धांत थे, उन पर ही ये बेस्ड है। तो गांधी जी के विचारों को, उनके थॉट्स को यहाँ पर डीपीएसपीज में भी शामिल किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 40 के बारे में ही बात करते हैं, जो ग्राम पंचायत की बात करता है, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत। तो यहाँ पर गांव में पंचायत है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अचीव कर लिया है। कुछ जो डीपीएसपीज हैं उनको अचीव कर लिया गया है, लेकिन अभी काफी सारे जो डीपीएसपीज हैं वो बाकी हैं, और ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के फाइनेंस पर कि जितना फाइनेंस उनके पास होता है उसी के अकॉर्डिंग वो डीपीएसपीज को अचीव करते हैं। बिकॉज दीज आर गोल्स, दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस। ऐसा मस्त नहीं है और आप इनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट ने इस डीपीएसपी को अचीव नहीं किया है, ठीक है। तो दीज आर गोल्स। तो जितना फाइनेंस होता है, हमारी देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन जिस तरह की होगी उसी के अकॉर्डिंग डीपीएसपीज को अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, जो कहता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जैसा गांधी जी चाहते थे, रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाए जाएंगे, जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है 43B, प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो भी सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, जो बात करता है for the promotion, the educational and economic interest of SC, ST and other weaker sections। जो सोसाइटी के जो निचले तबके हैं, जो SC, STs और अदर वीकर सेक्शंस हैं, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। सामाजिक जो अन्याय है, सोशल इनजस्टिस है और एक्सप्लॉयटेशन है, उससे उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। आर्टिकल 47, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। तो जितने भी ड्रिंक्स हैं या ड्रग्स हैं जो हेल्थ को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, उन सभी को प्रोहिबिट किया जाएगा। आर्टिकल 48 बात करता है कि जो भी गाय है या अदर जो भी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी बलि नहीं दी जाएगी, एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर ब्रीड, उनकी नस्ल में भी सुधार किया जाए। अब बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की।
So what are liberal intellectual principles? These are related to liberal ideology, यानी उदारवादी विचारधारा से ये रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 44 की, जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45, जो कहता है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो स्टेट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा, और वो सारे बच्चे जिन्होंने 6 इयर्स की एज को अभी कंप्लीट नहीं किया है उनको एजुकेशन भी स्टेट देगा। तो ये सारी चीजें हुई थी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 86 2002 में हुआ था। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस किए गए थे। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 3 ये बेसिक चेंज हुए थे, 2 के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पहला तो यही था कि जो आर्टिकल 45 है उसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया कि 6 साल तक के जितने बच्चे होंगे, पहले ये था कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, बट यहाँ अब सब्जेक्ट इसका चेंज कर दिया गया। एंड दूसरा है मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। जो भी एग्रीकल्चर है यानी कृषि है, और जो भी पशुपालन है एनिमल हस्बेंड्री है, इसको मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं और प्लेसेस हैं, जो भी चीजें हैं, उनका यहाँ पर प्रोटेक्शन किया जाएगा। आर्टिकल 50 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and it talks about the separation of judiciary from the executive in the public services of the state। तो जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन के बारे में बात करता है। यहाँ पर एक और पॉइंट भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, फ्री और इम्पार्शियल जुडिशरी के बारे में भी ये बात करता है, क्योंकि अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगी तो वो इंडिपेंडेंट होगी और फ्री होकर काम कर पाएगी, फेयर तरीके से काम कर पाएगी। आर्टिकल 51 प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 बात करता है कि जो स्टेट है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, और दूसरी कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको भी मेंटेन करेगा। इंटरनेशनल लॉ और संधियां, इन दोनों के प्रति अपना जो रेस्पेक्ट है उसको बनाकर रखेगा। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उनको मध्यस्थता के थ्रू सुलझाने की कोशिश करेगा, एनकरेज करेगा। ठीक है, उनका सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।